साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप आज आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा नर्सरी पाठशाला में। सामने जो आप देख रहे हैं ये केवड़ा का पौधा है और केवड़ा का नाम सुनते ही आपको जिज्ञासा अवश्य हो जाएगी कि वास्तव में ये एक बहुत ही सदाबहार और दुर्लभ पौधा है। हिंदी में तो इसको केवड़ा, कावड़ा, केतकी आदि नामों से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको पांडुनस ऑर्डटाटिसिमस कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये इसी तरह हरा भरा सदाबहार रहता है और इसमें जब फूल आता है, इसी जनवरी फरवरी माह में इसमें फूल आता है और इसके फूल की भीनी भीनी सुगंध कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के बीच में जाती है। ये इसके फूल की ये विशेष अद्वितीय और सुंदरता भी बहुत होती है और साथ में सुगंध भी बहुत ही सुहावनी और मतवाली होती है और इसी कारण ये प्रायः लोग इसको अपने बड़े बड़े बागों में और खेतों के किनारे इसको लगाते हैं। इसको आप अपने गमले में भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और ये जैसे आपकी टूरिंग लाइफ है, आप कहीं ज़्यादा बाहर रहते हैं तो भी ये बहुत जीवट होता है और ये अपना स्वयं विकास कर लेता है। ज़्यादा इसकी देखभाल या ज़्यादा इसकी केयर की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि इसमें की मिट्टी जब आप बनाएं तो थोड़ा सैंड उसमें डाल दें और जो है ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रखें, तो फिर ये हमेशा के लिए ये जीवट बना रहेगा और हरा भरा बना रहेगा। इसका प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है। देखिए ये इसकी यहीं से रूट निकलती हैं, जड़ें, ये जितना जो मेन पौधा है, ये मेन जो इसका तना है, ये जितना बड़ा होता जाएगा उतने ही नीचे से इसके सर्कस और इसके वो निकलते रहेंगे। ये देखिए मैंने इसी से ये पौधे निकाल लिए हैं। ये देखिए इसमें जड़ बहुत अच्छी डेवलप्ड हो गई है। इसको आप किसी भी गमले में लगा दें, कहीं भी लगा दें, ये लग जाएगा और किसी भी मौसम में आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो। और ये देखिए ये इसमें अंकुरण भी चालू हो गया है। इस तरह से इसका अंकुरण होता है और धीरे धीरे इसका विकास होता जाता है। ये एक झाड़ी का रूप ले लेता है, तो समय समय पे इसके पत्ते वगैरह आप काटते रहिए तो इसकी सुंदरता भी बनी रहेगी। ये है कि थोड़ा पत्तों में इसकी सावधानी रखिए। इसके किनारे ये कांटे होते हैं और ये कांटे बहुत तेज एकदम तलवार के रूप में होते हैं। हाँ, इसलिए इसको जो है तलवार रूप भी कहा जाता है। अच्छा, पहले ये दुर्लभ पौधा जो हिमालय की तलहटी है और हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, तो आप जब हिमालय की चर्चा चल रही है उत्तराखंड की, तो आप जोशीमठ पहुंचेंगे क्योंकि वहीं आगे फूलों की दिव्य घाटी है जो पूरे विश्व में विख्यात है और वहीं से स्वर्ग द्वार है। वो स्वर्ग द्वार जहां पर युधिष्ठिर जी ने आगे स्वर्ग के लिए यात्रा की थी, वही जोशीमठ, जिसे शंकराचार्य जी के टाइम जोड़ती मठ कहते थे, वहीं सहतूत के पेड़ के नीचे श्री शंकराचार्य जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वहीं श्री बद्रीनाथ जी शीतकाल समय में आकर उनकी स्थापना होती है और वहीं से वो अपना आध्यात्मिक स्वरूप विग्रह के रूप में रखते हैं। ये भी अच्छा, वहीं नृसिंह जी का मंदिर है, मतलब जो सबसे पहली यदि नृसिंह अवतार का वहाँ जो है मंदिर बना हुआ है। और इस तरह से आध्यात्मिक तो ऊर्जा है ही ज्योति मठ में। तो ज्योति मठ की स्थिति इस समय कितनी दयनीय है और बेहाल है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसका और केवड़े के पेड़ का बहुत अच्छा एक संबंध है और उस संबंध को यदि नहीं समझा तो जैसे केवड़ा का पेड़ दुर्लभ होता जा रहा है, जोशीमठ अपना दिनों दिन गड्ढे में जा रहा है, उसी तरह से आप ये समझिए कि समस्त दुनिया का हाल होगा। बचना नहीं है क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। उसी तापमान के साथ जो समुद्र के किनारे शहर हैं बड़े बड़े, वो उसी में
समायोजित होंगे जोशी मठ की तरह। इसलिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक हो जाओ। अब जोशी मठ का हाल जरा सुन लो। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जोशी मठ की जो स्थिति चल रही है भीषण विकराल, ये प्रकृति की समस्या नहीं है। यद्यपि आजकल की जो सरकारें हैं वो उसको टाल रही हैं कि ये प्रकृति की समस्या है, ये मानवीय समस्या है और मानवीय अदूरदर्शिता का परिणाम है। मानव ने ही ये सब कुछ किया है, मानव इसका दोषी है। क्योंकि आज मकर संक्रांति मतलब आज प्रकृति का दिन है और मानव की संबंध को भाई आज बताना बहुत जरूरी है। देखिए, बड़ी विडंबना है कि केवड़ा के पौधे को आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके फूल में और इसके कंद जो होते हैं, ये जो जड़ें होती हैं, उनमें इतनी दिव्यता और इतने बड़े आयुर्वेदिक तत्व हैं कि जो इत्र या जो अन्य सौंदर्य प्रसाधन वाला कार्य करते हैं वो इसको जड़ से उखाड़ देते हैं और इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ये दुर्लभ कैटेगरी में अब आता जा रहा है। देखिए भाई, हमें प्रकृति के तत्वों को, प्रकृति से संबंधित चीज़ों को बचाना ही पड़ेगा और नहीं बचाएंगे तो हाल आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में त्राह त्राह मचा हुआ है। जोशी मठ, जोड़ती मठ जिसको कहते थे, ऐसा पवित्र स्थान, ऐसा पवित्र तीर्थ आज अपने अस्तित्व के लिए रो रहा है, दर दर में रो रहा है और ना तो कोई सरकार उन नागरिकों की कोई मदद सीधे रूप से कर पा रही है और वो हाल बेहाल हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो जिम्मेदार लोग थे, मैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वहाँ के नागरिकों को ही मानूंगा कि उन्होंने समय समय पर आंदोलन नहीं किए, अपनी आवाज़ नहीं उठाई। पहाड़ के हिल के लोग वैसे ही सीधे और सच्चे होते हैं और उनके सीधे और सच्चेपन का दोहन किया गया। प्रकृति का शोषण तो किया ही गया, दोहन तो किया ही गया, साथ में नागरिकों के जान माल का भी दोहन किया गया और उनको धोखे में रखा गया। जोशी मठ के नीचे सुरंगें बना दी गईं और उनमें पानी रिस रहा है। आप ये समझिए कि एक घर में के कोने में पानी रिसता है तो दीवार में दरार आ जाती है, तो वहाँ तो सुरंगें हैं, टनल बिछा दिए गए हैं नीचे और ऊपर सड़कें बिछा दी गई हैं, भारी भारी सड़कें और भारी भारी बिल्डिंगें बना दी गई हैं। चारों तरफ से बांधों से घेर दिया गया है। कोई ज्योग्राफिकल कंडीशंस या ज्योग्राफिकल स्थिति का सही रूप से आकलन ही नहीं किया गया और जो आकलन जिन्होंने किया, जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जो जिम्मेदार कंपनियां हैं, वास्तव में उनके वो जिम्मेदार अधिकारी इसके दोषी हैं। उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, वो भी आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए, जिससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में सही संदेश जाए कि वास्तव में प्रकृति और प्रकृति के तत्वों से और नागरिकों से, सीधे सच्चे नागरिकों से उनके जान माल का कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ईंट आदमी की सुरक्षा करता है, एक ईंट जोड़ जोड़ के किसी तरह मकान बनाता है। आज की परिस्थितियों में बैंकों से कर्जा लेता है और फिर बैंक जब किस्त जमा नहीं होती तो नीलामी के लिए आ जाते हैं। उस समय जरा स्थिति एक नागरिक की पूछिए। अरे भाई, ये मंत्रीगण, ये बड़े बड़े अधिकारीगण, इनको तो मतलब आप कहा क्या जाए, कुछ ईश्वरीय कृपा ही है कि इनको इन दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। अब आगे अगर कोई असंवैधानिक भाषा का उपयोग करना हमारे चैनल के लिए ठीक नहीं है, ना हमारे लिए, लेकिन इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, इस कारण इनको उन कष्टों से नहीं गुजरना पड़ता है। कुछ न कुछ इनके ऐसे पूर्व जन्म के प्रतिफल हैं, इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के प्रतिफल हैं जिसका इनको पुण्य मिलता है। इस कड़कड़ाती सर्दी में जरा देखिए, कम से कम हजारों आदमी, जोशी मठ का हाल बेहाल है। वहाँ जो धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं उनका तो स्वाहा हो ही रहा है, साथ में नागरिकों की स्थिति दयनीय हो रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, क्या वो पक्षपात कर रही है?
आप ये भी तो देखें, एक तरफ वहीं उत्तराखंड में हल्द्वानी का मामला है जिसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके राहत दी। अच्छी बात है, राहत देना चाहिए, मौसम बेमौसम नहीं था। माना कि वो गलत होंगे या सही होंगे, लेकिन इस मौसम में कड़कड़ाती सर्दी में किसी को घर बेघर करना तो न्यायोचित नहीं है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन जोशीमठ के लिए वो संस्था चुप क्यों है, क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? और विशेषकर जो चीज़ पर्यावरण और जलवायु, जो अखंड चीज़ है, अद्वितीय चीज़ है, जिसका प्रभाव यही नहीं, जोशीमठ का प्रभाव अमेरिका में बैठे लोग नागरिकों पर पड़ेगा। अमेरिका के में इस समय तूफान चल रहे हैं बर्फ़ के, तो क्या उनका प्रभाव हमारे मौसम पे नहीं है? बिल्कुल है। तो ये तो प्रकृति का तांडव हर जगह देखने को मिलेगा अगर प्रकृति के तत्वों की सुरक्षा नहीं की जाएगी। पेड़ पौधों को अगर दमित कर दिया जाएगा, पहाड़ों को नंगा कर दिया जाएगा, तो इसका प्रतिफल तो मानव जगत को ही झेलना पड़ेगा। और सावधान हो जाइए। इसी तरह केवड़ा के वृक्ष को अपने अस्तित्व के लिए आज लड़ना पड़ रहा है, जैसे जोशीमठ के लोग लड़ रहे हैं। भाई, केवड़ा ऐसे दिव्य वृक्ष की जगह जगह रक्षा करिए। इनको जहाँ जगह मिल जाए, जैसे मंदिर स्थान हैं, धर्मशाला हैं, यहाँ पर रोपित कर दीजिए जिससे उनकी सुरक्षा बनी रहे। अरे, केवड़ा के फूल का बड़ा ही आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, आप ये समझ लीजिए। तो भाई चलिए, रक्षा में लग जाइए। एक पौधे को आप बचाएंगे तो आप में चेतना और जागृति पैदा होगी, फिर वही डीएनए आपके बच्चों में पहुंच जाएगा और वो भी प्रकृति और पर्यावरण के लिए जागरूक होंगे। देखिए, हमारे पूर्वजों में संतों, ऋषियों, मुनियों, हमारे बाबा दादी, हमारे नाना नानी, सबका प्रतिफल है कि हम लोग प्रकृति के प्रति इतने जागरूक हैं। दुनिया का कोई भी नागरिक इतना जागरूक नहीं है प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए कि पेड़ पौधों को देवतुल्य माने। अरे, सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। किसी जीव को देवतुल्य माने, अरे जीवों की गर्दन काटी जा रही है। हाँ, आप कह रहे हैं देवतुल्य, उनका रहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कुछ लोग सकारात्मक पॉजिटिविटी से ही ये दुनिया चल रही है और आगे भी चलेगी, ये बात पक्की है। सुर और असुर संस्कृति में हमेशा झगड़ा होता रहा है। दुनिया में दो ही संस्कृति हैं, दो ही जाति हैं, दो ही वर्ण हैं, दो ही धर्म हैं, एक सकारात्मक पॉजिटिव और एक नकारात्मक नकारात्मक। इन्हीं का संघर्ष चलता रहता है। तो चलिए भाई, सकारात्मक पॉजिटिव लोग प्रकृति पर्यावरण के लिए खड़े हो जाइए। अब 2 दिन बाद मकर संक्रांति का पावन त्यौहार है और मकर संक्रांति एक त्यौहार नहीं, एक वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता, उसे दुनिया को समझाइए और खुद समझिए और खुद उसका पालन करिए। चलिए, विटामिन डी लीजिए, सूर्य की रोशनी में नहाइए नदियों में और विटामिन डी लीजिए। चलिए, आपने आज बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।